सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा से। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। अपोजिशन जमातों का अहम राब्ता हो गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चंद दिनों में चौथी बार दोनों रहनुमाओं की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन जमातों का अहम राब्ता हुआ है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चंद दिनों में चौथी बार दोनों रहनुमाओं की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दोनों रहनुमाओं में तवातुर के साथ गुफ्तगू हो रही है। ये चौथा राब्ता है, क्या कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान न सिर्फ टेलीफोन पे बातचीत होती है, बल्कि ये एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं और वॉइस नोट भी छोड़ते हैं एक दूसरे की। तो ये जो आज बात हुई है ना, ये नवाज शरीफ साहब ने कॉल की पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। उन्होंने तकरीबन 8:05 पे कॉल की आसिफ जरदारी साहब को, और इन दोनों के दरमियान 20-25 मिनट तक गुफ्तगू हुई। इससे पहले जो कॉल थी वो की थी आसिफ जरदारी साहब ने की थी नवाज शरीफ साहब को। तो ये कभी एक फोन करता है, कभी दूसरा फोन करता है। तो ये जो पिछली टेलीफोन कॉल थी और जो आज की टेलीफोन कॉल है, ये काफी तफसीली टेलीफोन कॉल थी। तो इसमें बहुत से जो इश्यूज हैं वो ज़ेरे बहस आ रहे हैं। इसमें जो 13 दिसंबर का जो लाहौर का PTM का जलसा है, इस पर भी बात हुई है। और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को बताया कि बिलावल साहब जो हैं उनका आज कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव आ गया और वो 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में खुद शरीक होंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी, पीपल्स पार्टी जो है वो आप क्योंकि मेजबान है लाहौर के जलसे के, तो आप को हमारी जो भी मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा फिर पिछली भी टेलीफोन कॉल में कुछ बातें हुई थी, आज भी हुई हैं कि सिर्फ हमें सड़कों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए हुकूमत पर, बल्कि पंजाब में और बलोचिस्तान में और मरकज में तहरीकियत में एतमाद के ऑप्शन पर भी हमें काम करना चाहिए। तो इस पर भी बात हुई है। लेकिन जो ज्यादा गुफ्तगू हुई है वो मुल्तान का जलसा था, उस पर हुई। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को मुबारकबाद दी कि आपकी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी जो है उसकी पहली तकरीर हुई है। उन्होंने पहली दफा एक जलसे से खिताब किया है और बड़ी अच्छी एंट्री हुई उनकी। और जरदारी साहब ने जो मुल्तान के जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहब तकरीर थी, उसकी भी उन्होंने तारीफ की और कहा जी कि तमाम जो PTM की पार्टियां उन्होंने मिलकर मुल्तान के जलसे को कामयाब बनाया। तो इसमें ज्यादा जो गुफ्तगू है वो 13 दिसंबर के जलसे पे हुई है। और आज दोनों रहनुमाओं ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो पूरा जोर लगाएंगी कि 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा कामयाब हो। और साथ ही साथ जो कुछ हुकूमत के कुछ इत्तेहादी हैं जो कि हुकूमत से मुतमिन नहीं हैं और उनके राब्ते शुरू हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ और JUIF के साथ, तो ये भी एक बात जो है, इस पर भी बात हुई है, इस पहलू पर भी बात हुई है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ भी राब्तों को बढ़ाया जाए। मीर साहब, 13 दिसंबर के जलसे से पहले PTM का सरबराही इजलास भी मुनक्किद होना है, तो इन राबतों का कोई नतीजा सियासी लिहाज से हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आज जो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू हुई है, तो इसके साथ ही साथ आसिफ जरदारी साहब का मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ता है और नवाज शरीफ साहब का भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्तकिल राब्ता है। इसके अलावा जरदारी साहब का PTM के जो बाकी पार्टी सरबराहान है उनके साथ भी राब्ता है। तो ये भी तय हुआ है कि इन सब के आपस में जो गैर रस्मी रवाबत हैं वो भी जारी रहेंगे। और जो PTM का एक सरबराही इजलास होने वाला है, तो उस सरबराही इजलास में भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं ये ऑनलाइन भी शिरकत करेंगे। लेकिन जरदारी साहब जो हैं, हो सकता है कि अगर बिलावल साहब जो हैं उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो वो अगर ठीक हो गए तो फिर वही उसमें ऑनलाइन इजलास में शिरकत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तर्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद।
पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के तयन के लिए कायम किए गए तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है और कहा गया है कि कंपनीज़ के पास ज़ख़ीरा होने के बावजूद पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोकी गई। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारों ने कंपनीज़ के ज़ख़ीरे की जाँच पड़ताल नहीं की है। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के तयन के लिए काम किए गए तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताएगा मज़ीद क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है पीएम ऑफिस में, और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पीएसओ के अलावा जितने भी जो ओएमसीज हैं, प्राइवेट ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो इस बहरान का जिम्मेदार ठहरी हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये बहरान आया था तो उनके पास वाफिर मकदार में स्टॉक मौजूद था, लेकिन पेट्रोल पंप्स को वो स्टॉक जो है उन्होंने सप्लाई नहीं किया। इसमें डीजी ऑयल और पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, उनकी भी नाअहली की जो है निशानदेही की गई है कि उन्होंने जो तेल की दस्तयाबी थी उसको यकीनी नहीं बनाया। और जो कमीशन में ये बताया गया है, रिपोर्ट में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब ये बहरान पैदा हुआ था तो उस वक्त जो मुतलका इदारे थे, जो पेट्रोलियम और दीगर जो इदारे थे, उन्होंने जो चेकिंग करनी थी स्टॉक की, वो उन्होंने नहीं की। हालांकि जब तहकीकात हुई तो उस वक्त उनके पास वाफिर मिकदार में तेल का स्टॉक मौजूद था ओएमसीज के पास, लेकिन उन्होंने आगे जो है वो अपने पेट्रोल पंप्स को वो जो स्टॉक है उसकी सप्लाई नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ इस हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि रिपोर्ट में जो जिम्मेदारान हैं उनकी भी निशानदेही की गई है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की भी जो है वो सिफारिश की गई है। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक भी कर दी जाएगी। और लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन और उनके जो खास जो अफसरान हैं उन पर काफी ज्यादा जो है मलबा आ रहा है। और उनके हवाले से आप साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तर्जुमाकार अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑडिट नहीं करवाया गया जो ज़ख़ीरा कंपनीज के पास बताया जा रहा था, इसके बावजूद कंपनीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ये करना सिर्फ काफ़ी होगा? देखें, ये तो हुकूमत जो है बिल्कुल उसकी नाअहली है कि जिस तरह से ये मामला जो है उसको हैंडल किया गया। हमारी बड़ी करीबी जो उनके एडवाइजर हैं हुकूमत के, इमरान खान साहब के, प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कबीना में उन्होंने मशवरा दिया था कि आप ऑयल की प्राइस इस कदर कम ना करें ताकि कल को हमें कोई बढ़ानी पड़ी तो मसला ना हो जाए। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये इस प्राइस पे आप पेट्रोल फराहम करें लोगों को। एकदम से इतनी प्राइस कम की गई कि जिसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उनके लिए काफी मसाइल पैदा हो गए, जिसकी वजह से उनके पास जो स्टॉक था भी वो उस प्राइस पे बेच नहीं पा रहे थे। और आखिरकार हुकूमत को उनके आगे झुकना पड़ा और जिसके बाद प्राइस जो है उनको बढ़ाना पड़ी। और हुकूमत की खासी नदामत भी हुई, तनकीद भी हुई, अवाम की तरफ से बहुत शदीद रिएक्शन आया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये किया कि जी मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, ये पेट्रोल कैसे इन्होंने रोका, कैसे बंद हुआ। तो बात तो ये है कि जिस चीज के ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं और उस हुकूमत का जिसका काम था कि पूरी कार्रवाई करके ओगरा को कॉन्फ्रेंस में लेते, उसके बाद को फैसला करते, आपने खुद से फैसला किया जिसके नतायज इस तरह के आए और उसके बाद आपने उन्हीं कंपनीज को जिम्मेदार ठहरा दिया और उनका स्टॉक जो जिसने चेक करना था, जो सारा एक प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट किए बगैर ही आपने इस तरह के एक्शन किए। तो आपकी तो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हुकूमत ने इस तरह का स्टेप क्यों लिया। ओगरा को भी आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो थी उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं की और आपने कीमत जो है पेट्रोल की फौरी तौर पर कम कर दी। और प्राइम मिनिस्टर ने कोई किसी जो अपने उनके मशीर है उनकी भी जो राय थी उनको भी नजरअंदाज किया। तो अब ये सारा मलबा जो है अगर आप डाल रहे हैं ओएमसी के ऊपर तो मेरा ख्याल है उनके साथ ज्यादती है। अगर प्रोसीजर्स आप पूरे करते तो फिर कोई बात बन सकती। यकीनन दीगर तमाम मामलात को देखना भी ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी आलमी इदारों को मुतमईन ना कर सकी। यूरोपीय यूनियन ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को जवाबी खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि पाबंदी उठाने के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट ज़रूरी है। पायलट्स के लाइसेंसिंग निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं किए गए, जिस पर PIA पर यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी का खात्मा नहीं किया जा सकता।
پاکستان سول ایویشن اتھارٹی عالمی اداروں کو مطمئن نہیں کر سکی ہے اور یورپی یونین نے PIA کی پروازوں پر پابندی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے PIA کو جوابی خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پابندی اٹھانے کے لیے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا سیفٹی آڈٹ ضروری ہے، جبکہ پائلٹس کے لائسنسنگ نظام کی بہتری کے لیے بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ حکومت کی عدالت کے ذریعے PDM کا جلسہ رکوانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپوزیشن کے لاہور جلسے پر پابندی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے تو حکم دے دیا، ایگزیکٹو اس پر عمل نہیں کرا پا رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے۔ ادھر کرپشن ختم کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے اور پنجاب میں کرپشن کی جڑیں گہری ہو گئیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے بدعنوانی میں ملوث ٹاپ 10 محکموں کی رپورٹ تیار کر لی۔ عبدالحفیظ شیخ کو تحقیقات کے لیے دوسرا نوٹس جاری کر دیا۔ عبدالحفیظ شیخ پر سابقہ ادوار میں قومی خزانے سے غیر قانونی ادائیگی کا الزام ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر بتائے گا یہ نوٹس کب کا جاری کیا گیا ہے اور اس پر کیا حفیظ شیخ صاحب کا کوئی موقف آیا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ نیب کراچی کی جانب سے دوسرا نوٹس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو جاری کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے جو دوسرا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں نیب کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے حفیظ شیخ کو 1 دسمبر کو طلب کیا تھا، لیکن طلبی کے باوجود جو ہے حفیظ شیخ پیش نہیں ہوئے۔ حفیظ شیخ پر 1 کروڑ 12 کی بدعنوانی کا الزام کی تحقیقات ہو رہی ہے، جبکہ اس میں کیئر پروجیکٹ کے تحت سسٹم جو کبھی لگایا نہیں گیا اس کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے نیب نے جواب طلب کیا تھا حفیظ شیخ سے۔ جی ٹھیک ہے، سمر عباس بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور کے 3 DIG سمیت 7 افسروں کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور کے 3 DIG سمیت 7 افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی بتائیے گا کون کون سے افسران شامل ہیں جن کے تبادلے ہوئے؟ بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے آج 7 DIGs کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس میں لاہور کے DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کو تبدیل کر کے پولیس ٹریننگ کالج چونگ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے DIG سیکیورٹی ڈویژن میاں محبوب رشید کو CPO ملتان تعینات کیا گیا ہے، حسن رضا کو DIG سیکیورٹی ڈویژن لاہور تعینات کیا گیا ہے، شارق جمال کو DIG انویسٹیگیشن لاہور تعینات کیا گیا ہے، احمد ارسلان ملک کو DIG ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ پنجاب تعینات کیا گیا ہے، انعام وحید کو RPO شیخوپورہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شاہد جوید کو DIG R&D پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز IG پنجاب کی جانب سے 7 افسران کو کے تقرر تبادلوں کے لیے سمری بھجوائی گئی تھی، جس پر آج چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، علی ساہی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت نے دکانوں پر کام کرنے والے ورکرز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں ورکرز کی سہولت کے لیے کارڈ سسٹم بھی متعارف کروایا جائے گا۔ ورکرز کی رجسٹریشن کے حوالے سے سیلف اسیسمنٹ سکیم لائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے دکانوں پر کام کرنے والے ورکرز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں ورکرز کی سہولت کے لیے کارڈ سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جبکہ رجسٹریشن کے حوالے سے سیلف اسیسمنٹ سکیم لائی جائے گی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کسی ATM کو نوازنے کی کوشش ہوئی تو سٹیل ملز پر قبضہ کر لیں گے۔ ہم سٹیل ملز کو چلا سکتے ہیں، منافع بخش بنا سکتے ہیں، ہزاروں ارب کی زمین کسی کو دینے نہیں دیں گے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ سٹیل مل پر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں، جو مافیاز ہیں ان کی نظریں ہیں۔ وہ سٹیل مل سے زیادہ سٹیل مل کی جو زمین ہے اس پر ان کی نظریں ہیں، وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ سٹیل مل سے مزدوروں کو نکالنے کا مقصد یہ اپنے کسی چہیتے کو، اپنے کسی ATM کو، اپنے کسی انویسٹر کو یہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ اکوموڈیٹ کریں۔ جو زمین ہے سٹیل مل کی وہ صوبہ سندھ کی ملکیت ہے۔ صوبہ سندھ کی حکومت نے یہ زمین سٹیل مل کو سٹیل مل لگانے اور چلانے کے لیے دی تھی۔ اگر سٹیل مل کو یہ اپنے کسی پیارے کو دیں گے، اپنے کسی ATM کو دیں گے، تو سندھ حکومت کے پاس یہ حق ہے
कि हम अपनी ज़मीन पर दोबारा से कब्जा करें और वो ज़मीन इनसे हम ले लें। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत 5 अगस्त के इक़दाम के बाद आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। डोजियर से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ। कहते हैं भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। CPAC भारतीय दहशतगर्दी के निशाने पर है। CPAC को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। वो ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू दे रहे थे। A vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world has taken note of it. The world is talking about it. Now you've seen the latest statement from the OIC forum. The foreign minister attended that, and it's been a very, very strongly worded statement by the OIC about what's happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region, and I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity going on around it. Because if they're not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. Frankly, we've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues. Because of that, we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. So we have taken every possible measure to keep this project secure, and our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. They're trying to connect this freedom struggle with terrorism, and terrorism they're trying to connect with infiltration from Pakistan. There are about 9 lakh Indian soldiers inside Indian occupied Jammu and Kashmir. The complete Pakistan army is about 6 lakh. So 9 lakh people in Indian occupied Jammu and Kashmir, soldiers. So what they're trying to achieve from these ceasefire violations is that they are trying to divert the attention of the world towards Pakistan. And they are trying to claim that whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is because of the infiltration, and it's because of the terrorists coming from this side of the border, whereas it's absolutely false. And we've said a number of times, I mean, we have a United Nations observers, military observers group in India and Pakistan. They're always available on Pakistan side. They're going everywhere. They're visiting all the places. And I think by doing this, Indian media has also lost its credibility to quite an extent. And the whole world is recognizing that. कराची में कोरोना की दूसरी लहर ने थिएटर के फनकारों की परेशानी बढ़ा दी। स्टेज के मारूफ अदाकार शकील सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत ने फनकारों को कभी अपना नहीं समझा। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी है। तमाम शोबों को मखसूस हिदायत के साथ उन्हें कारोबार करने की, काम करने की इजाज़त दी गई है। अगर एक शोबा उसमें ऐसा नज़र आता है जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, वो है थिएटर, फ़न और फ़नकार। इसी हवाले से आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट शकील सिद्दीकी साहब। जब पहली आई थी ना लहर, वो इससे कम थी, तो उस वक्त जो हालात थे ना फनकारों के और टेक्नीशियनों के, वो हमारे इदारे के लोग, जो हम लोग काम करने वाले, हम जानते हैं या अल्लाह जानता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कोई आर्टिस्टों को सपोर्ट किया जाए या आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए। आर्टिस्ट गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करते आए। फनकार
तो काम आता है, लेकिन फनकारों के लिए गवर्नमेंट काम नहीं आती। और सिर्फ फनकार ही नहीं बल्कि इससे जुड़े जो लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि फनकार का जो ज़रिया आमदन है वो सिर्फ यही काम है, इन्हीं प्रोग्रामों से वो अपना किचन चलाते हैं। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौमी टीम से नज़रअंदाज किए जाने पर टेस्ट क्रिकेटर समी असलम पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए। समी असलम दौरा न्यूजीलैंड के 35 रुकनी स्क्वाड और दौरा इंग्लैंड में शामिल न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। समी असलम को गैर मामूली अहलियत के तहत अमरीकी इमिग्रेशन मिल गई है। कौमी क्रिकेट टीम से नज़रअंदाज किए जाने पर समी असलम पाकिस्तान छोड़कर अमरीका मुंतकिल हो गए हैं। उन्हें 35 रुकनी स्क्वाड और दौरा इंग्लैंड में शामिल नहीं किया गया था, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता थे। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।